कहते हैं कि रात इंसान को सुलाने के लिए होती है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात के 12 बजते ही एक ऐसी दुनिया जागती है जिसका ताल्लुक जिंदगी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खौफनाक मौत से होता है। एक समय की बात है, दो दोस्त अपना शहर का काम खत्म कर अपने घर की ओर वापसी लौट रहे थे। यार राजेश, तू मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? पिछले 3 घंटे से लगातार गाड़ी चलाने के बाद मेरे पेट के अंदर सिर्फ चूहे नहीं बल्कि पूरे के पूरे डायनासोर आपस में जंग लड़ रहे हैं। इस मनहूस अंधेरे और खौफनाक हाईवे पर क्या एक अदद चाय की टपरी या बिस्किट का पैकेट बेचने वाला कोई इंसान भी नहीं मिलेगा हमें? मुझे तो लगता है कि अगर अगले 10 मिनट में कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख के मारे यहीं स्टीयरिंग व्हील पर ही अपना दम तोड़ दूंगा। मैंने तुझसे हाथ जोड़कर कहा था, गिड़गिड़ाया था कि जब हम आखिरी शहर से गुजर रहे थे तो वही किसी अच्छे भले रेस्टोरेंट में रुककर पेट पूजा कर लेते। लेकिन नहीं, तुझे तो जल्दी पहुंचने का भूत सवार था। अब जा खिड़की से बाहर आंखें भर के देख, ये रास्ता वैसे भी बदनाम है और जिस तरह का अजीब, डरावना और डियों को कपा देने वाला सन्नाटा यहाँ फैला हुआ है, मुझे तो अपनी जान की फिक्र हो रही है, खाने की नहीं। और जिस तरह का अजीब, डरावो और हड्डियों को कपा देने वाला सन्नाटा यहाँ फैला हुआ है, मुझे तो अपनी जान की फिक्र हो रही है, खाने की नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस जंगल की हर सूखी टहनी, हर पेड़ की परछाई और हर झोंके में कोई अनजानी चेतावनी छिपी हुई है। बचपन से इस रास्ते के बारे में जाने कितनी डरावनी कहानियां सुनता आया हूं, लेकिन कभी यकीन नहीं हुआ था। आज यहां खुद खड़ा होकर महसूस हो रहा है कि उन कहानियों में शायद कुछ न कुछ सच्चाई जरूर रही होगी। समय रात 11:59 अचानक गाड़ी का पुराना रेडियो अपने आप बंद हो जाता है और उसमें से भयानक आवाजें आने लगती हैं। अरे, इस चलते चलते रेडियो को अचानक क्या बीमारी हो गई? अभी तो भला चंगा गाना चल रहा था और अब इसमें से ऐसी डरावनी, अजीब और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली घरघराहट क्यों होने लगी है, जैसे कोई अंदर बैठकर रो रहा हो। जरा देखना इसके बटनों को दबाकर, कहीं इसका कोई तार तो ढीला नहीं हो गया। अरे ये देख, मैंने इसे पूरी तरह बंद भी कर दिया, फिर भी इसमें से आवाजें आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना बिजली, बिना किसी स्टेशन के ये पुराना रेडियो आखिर किसकी आवाज पकड़ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी चीज हमसे बात करने की कोशिश कर रही है जो इस दुनिया की है ही नहीं। मेरी हथेलियां पसीने से भीगती जा रही हैं, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है। अरे तू उस मरे हुए रेडियो के पीछे क्यों पड़ा है? जरा अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ तो निगाह डाल। ठीक रात के 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है और जैसे जैसे ये सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी छाती के अंदर की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह तेज होती जा रही हैं। मुझे अंदर से बहुत ही अजीब, गंदी और डरावनी बेचैनी महसूस हो रही है। विक्रम, मैं सच कह रहा हूं, बिना पीछे मुड़े गाड़ी की रफ्तार जितनी बढ़ा सकता है बढ़ा ले। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब भी मैं शीशे में देखने की हिम्मत करता हूं वहां सिर्फ घना अंधेरा दिखाई देता है। यह सन्नाटा बिल्कुल सामान्य नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सड़क, पूरा जंगल और पूरी रात किसी एक ही पल का इंतजार कर रहे हों। मेरी दादी हमेशा कहा करती थीं कि ठीक रात के 12 बजते ही इस रास्ते पर कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो भी आवाज तुम्हें बुलाए वो इंसान की नहीं होती। विक्रम, मेरी बात मान, आज जिद मत कर, एक्सीलेटर पूरा दबा दे और इस मनहूस रास्ते से जितनी जल्दी हो सके निकल चल। मुझे यकीन है कि अगर हमने सिर्फ 1 मिनट भी और यहां बर्बाद किया तो शायद हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। समय रात के ठीक 12 बजे। दूर घने पेड़ों के बीच एक तीखी लाल रोशनी टिमटिमाती हुई नजर आती है, परंतु इन घनों पेड़ और जंगल के अंदर ये लाल रोशनी
आखिर आई कहाँ से। इतने में विक्रम घबरा जाता है और अपने दोस्त राजेश से बोलता है, अरे राजेश, अपनी वो बड़ी बड़ी आंखें खोल के जरा सामने की तरफ तो देख। वो देख, चमचमाती हुई रोशनी। वहाँ कोई बहुत बड़ा ढाबा दिखाई दे रहा है और उसके बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, काली रात का ढाबा। भाई, इसे कहते हैं किस्मत का चमकना। हमारी तो आज साक्षात ऊपर वाले ने सुन ली और इस वीरान में हमारे लिए 56 भोग का इंतजाम कर दिया। वाह, आज तो पेट भरकर पेट पूजा हो गई। तभी राजेश थोड़ा घबराता है और गाड़ी को रोक कर बोलता है, विक्रम, मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोच और एक बार अपनी आंखों से इस पूरी बात को ध्यान से देखने की कोशिश कर। पिछले पूरे 10 मिनट से हम इसी सुनसान सड़क पर लगातार हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सूखी झाड़ियाँ, बंजर जमीन, काले पेड़ों की परछाइयाँ दिख रही थी और ऐसा खामोश सन्नाटा था कि हमारी गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी बहुत दूर तक साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब अचानक बिना किसी मोड़ और बिना किसी बस्ती और बिना किसी चमचमाती हुई रोशनी के एकदम से ये ढाबा यहाँ कैसे आ गया? आखिर पलक झपकते ही ऐसा कैसे हो गया? क्या सच में कोई इमारत इतनी अचानक हमारी आंखों के सामने प्रकट हो सकती है, या फिर हम किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहां सामान्य दुनिया के नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते? मुझे इस ढाबे की टाइमिंग, इसकी रहस्यमय मौजूदगी, इसकी अजीब खामोशी और यहाँ चारों तरफ फैली हुई इस अनजान सी बेचैनी में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि इस जगह में पीछे कई बहुत बड़ा पुराना रहस्य छिपा हुआ है और अगर हमने बिना सोचे समझे यहाँ एक भी गलत कदम उठा लिया तो शायद हम जिंदा वापस इस सड़क से लौट भी नहीं पाएंगे और शहर तो छोड़ हम किसी गांव में भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी बात चल ही रही थी कि अचानक गाड़ी ढाबे के सामने आकर एक झटके से रुकती है। पुराने ज़माने का पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ ढाबा, जहां से तंदूरी रोटी और तीखे देसी मसालों की ऐसी खुशबू आ रही हो जो किसी को भी दीवाना कर दे। इतने में विक्रम बोला, क्या तू इस हवा में तैरती हुई असली तंदूरी चिकन और कढ़ाई पनीर की लाजवाब, मसालेदार और दिल जीत लेने वाली खुशबू को अपनी नाक से सूंघ नहीं पा रहा है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अभी अभी गरम गरम तंदूर से चिकन निकालकर उस पर मक्खन की मोटी परत चढ़ाई हो और साथ ही कढ़ाई में देसी घी, ताजे मसाले और मलाई से भरपूर पनीर को तेज आंच पर पकाया हो, जिसकी खुशबू पूरे सुनसान इलाके में फैलकर हर भूखे इंसान को अपनी तरफ खींच रही है। इसे सूंघते ही मेरी तो जीभ से लगातार लार टपकने लगी है। पेट में ऐसे जोर जोर से गुड़गुड़ाहट होने लगी है जैसे कई दिनों से कुछ खाया ही ना हो और मेरी भूख तो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब तू जासूसी करना बंद कर और चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मेरे साथ नीचे उतर, क्योंकि अगर तू इसी तरह सोचता रहा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई दूसरे पहले पहुंच जाए। और अगर तू नहीं आया तो मैं अकेला ही जाकर वहाँ का सारा तंदूरी चिकन, पूरी कढ़ाई पनीर, नान और मिस्सी रोटी, सलाद और जो भी स्वादिष्ट खाने को मिलेगा सब कुछ चट कर जाऊंगा। फिर बाद में भूखे पेट पछताता रहना कि इतना शानदार मौका अपने हाथ से क्यों गवा दिया। राजेश उससे गंभीर होकर बोला, मुझे ये पूरी जगह, यहाँ का माहौल, चारों तरफ फैला हुआ ये डरावना सन्नाटा और हवा में घुली हुई ये अजीब सी मीठी लेकिन बेचैन कर देने वाली खुशबू बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। गौर से देख, इतना बड़ा ढाबा पूरी तरह से सजा हुआ है, चूल्हा तेज आग से साथ जल रहा है, बर्तनों से तो ऐसा लग रहा है मानो अभी अभी किसी ने खाना पकाया हो।
लेकिन यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई एक भी ग्राहक दिखाई दे रहा है, ना कोई ट्रक, ना कोई कार, ना किसी इंसान के चलने की आवाज़। यहाँ तक कि इस सुनसान हाईवे पर एक कुत्ता तक नज़र नहीं आ रहा। क्या तुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे ये ढाबा किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज़ का हो जो हमारा इंतज़ार कर रही है। मेरे शरीर में तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, दिल बहुत तेज धड़क रहा है और मेरा छठा सेंस बार भी यह मुझे चेतावनी दे रहा है कि हमें किसी भी हालत में इस गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने एक भी कदम इस ढाबे की तरफ बढ़ाया तो शायद हम ऐसी मुसीबत में फंस जाएंगे जहाँ से जिंदा वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। बाहर जाना ऐसा महसूस हो रहा है मानो हम अपने पैरों से चलकर सीधे साक्षात मौत को न्योता देने जा रहे हों, और एक बार अगर वह मौत हमारे सामने आ गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जैसे ही वो दोनों संकोच करते हुए ढाबे के तख्त के पास पहुँचे, काले घूंघट से अपना चेहरा पूरी तरह ढके हुए एक बहुत ही लंबी औरत मिट्टी के चूल्हे के पास उठकर उनकी तरफ बढ़ती है। बुढ़िया अत्यंत मीठी और सम्मोहक आवाज में बोलती है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ। तुम दोनों ने इस घने, सुनसान और डरावने अंधेरे रास्ते पर आने में बहुत बड़ी देर कर दी। मैं तो न जाने कब से शाम ढलते ही इस पुराने चूल्हे में आग जलाकर उसकी धीमी धीमी लपटों को संभालते हुए बस तुम दोनों का ही इंतजार कर रही थी। मेरी बूढ़ी आंखें इस वीरान रास्ते पर हर आती जाती आहट को देखकर यही सोच रही थीं कि शायद अब मेरे 2 सुंदर मेहमान आने वाले हैं। मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बड़े प्यार और लगन से खाना बनाया है, जिसकी खुशबू कब से इस पूरे जंगल में फैल रही है, लेकिन अफसोस उसे खाने वाला कोई आया ही नहीं। देखो, इस ठंडी और डरावनी रात में मैं बिल्कुल अकेली बैठी तुम्हारा रास्ता ताकती रही और हर गुजरते पल के साथ यही दुआ करती रही कि तुम दोनों सकुशल यहाँ पहुंच जाओ। अब जब आखिरकार तुम दोनों मेरे इस छोटे से ढाबे तक आ ही गए हो, तो बिना किसी झिझक के अंदर आओ, आराम से बैठो, अपने सफर की सारी थकान मिटाओ और मेरे हाथों का ऐसा स्वाद चखो जिसे खाने के बाद तुम दोनों जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे यहाँ आने वाले हर मेहमान को मैं हमेशा एक बहुत ही खास और कभी न भूलने वाली मेहमान नवाजी देती हूँ। विक्रम हैरानी और शक भरी आवाज में बोला, आप हमारा रास्ता देख रही थी? लेकिन अम्मा, हम तो इस रास्ते पर अपनी जिंदगी में पहली बार आ रहे हैं। सच कहूँ तो हमारा यहाँ से आने का कोई प्लान ही नहीं था। हम बस रास्ता भटक गए, इसीलिए मजबूरी से इस सुनसान इलाके से होकर गुजरना पड़ रहा है। फिर आपको आखिर कैसे पता चला कि हम दोनों ठीक इसी वक्त, इसी रास्ते, इसी जगह आने वाले हैं? आपने तो ऐसा कहा जैसे आपको पहले से ही सब कुछ मालूम था और आप काफ़ी देर से हमारा ही इंतज़ार कर रही थी। आपकी यह बात मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है और जितना मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ उतना ही यह बात अजीब, रहस्यमयी और उलझन में डालने वाली लग रही है। आखिर आपको यह सब कैसे पता चला अम्मा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में कोई ऐसा राज छिपा हो जिसके बारे में हम अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा पाए हो, या फिर आप हमारे साथ कोई ऐसी बात छिपा रही हो जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे मेरे सीधे साधे लाल, इस काली, डरावनी और सुनसान राह पर रात के इस पहर जो भी भूखा प्यासा, थका मांदा और अपनी मंजिल की तलाश में भटकता हा यहाँ तक पहुँच जाता है, वो मेरे लिए कभी कोई अजनबी या पराया इंसान नहीं होता, बल्कि वो तो मेरी किस्मत से जुड़ा हुआ ऐसा मेहमान होता है जिसका मैं बरसों से बेसब्री से इंतजार करती रहती हूँ। तुम दोनों बिना किसी भी तरह के संकोच, डर या झिझक के इस पुराने लकड़ी के तख्त पर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि इस वीरान जंगल के बीच बने इस छोटे से ढाबे में आने वाला हर मुसाफिर मेरे लिए अपने ही बच्चों जैसा होता है। और जब तक मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म देसी घी की खुशबू से महकता हुआ, मसालों से भरपूर स्वादिष्ट खाना अपने मेहमानों को प्यार से परोस न दूं, तब तक मुझे न तो चैन मिलता है और न ही मेरी आत्मा को सुकून मिलता है।
मैं अभी इसी क्षण रसोई में जाती हूँ और ऐसा लजीज भोजन बनाकर लाती हूँ जिसकी खुशबू तुम्हारी सांसों में उतर जाएगी, जिसका हर निवाला तुम्हारे शरीर की सारी थकान, भूख और प्यास को पल भर में मिटा देगा, और जिसका स्वाद तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक उतरकर तुम्हें ऐसा सुकून देगा जिसे तुम शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे यहाँ से आज तक कोई भी मेहमान कभी भूखा नहीं लौटा, कभी भी नहीं। विक्रम गंभीर आवाज में बोला, सुना तुमने राजेश? इसे कहते हैं हमारे देश की असली मेहमानबाजी। वह अपनापन, वह स्नेह और वह निस्वार्थ प्रेम जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। हमारे यहाँ आज भी गाँव में अजनबी आदमी का बड़े सत्कार और प्रेम भाव से स्वागत किया जाता है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी अनमोल खजाने से कम नहीं समझा जाता। अम्मा जी, आपकी बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी अनजान ढाबे में नहीं बल्कि अपने घर की चौखट पर आ पहुंचे हो, जहां अपनेपन की खुशबू हर कोने में बसी हुई है। आप किसी भी बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आराम से यहीं बैठकर आपका इंतजार कर लेते हैं। आप बस अंदर जाइए और अपने हाथों से जो भी सबसे बढ़िया गर्मा गर्म, तीखा, मसालेदार, स्वादिष्ट और दिल को खुश कर देने वाला खाना तैयार हो, उसे प्यार से एक बड़ी सी थाली में सजाकर हमारे लिए ले आइए, क्योंकि अब आपकी इतनी आत्मीयता और स्नेह को देखकर मुझे आप पर भरोसा हो गया। तभी ढाबे के अंदर से घने अंधेरे में कोने में से एक छोटा सा अजीब सी चाल ढाल वाला एक बोना लड़का आया, अपने हाथों में स्टील के 2 बड़े बड़े गिलास लेकर, और उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी छोटू उनको एक गिलास देता है और राजेश उससे बहुत सत्कार भाव में कहता है। राजेश गिलास हाथ में लेते हुए बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू। सच कहूँ तो इतनी लंबी यात्रा, सुनसान जंगल का डरावना रास्ता, लगातार कई घंटों की ड्राइव और इस अजीब सी घुटन भरी गर्मी से मेरी हालत ऐसी करती है कि प्यास के मारे मेरा गला पूरी तरह सूख चुका है, होंठ फटने लगे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे तुरंत पानी ना मिला तो मैं शायद एक कदम भी आगे ना चल पाऊँ। विक्रम, मेरी बात को मजाक में उड़ाने की बिल्कुल मत कोशिश करना। इस पानी की एक भी बूंद को अपने गले से नीचे मत उतारना। इस पानी में से सादे पानी जैसी कोई महक नहीं है, बल्कि इसमें से लोहे और ताजे बहे हुए इंसान के खून की जैसी अजीब तीखी और गंदी बदबू आ रही है। विक्रम बोला, यार राजेश, तू सचमुच पूरी तरह से पागल और वहमी हो चुका है। तुझे हर अच्छी चीज में कोई ना कोई साजिश नजर ही आती है। ये सादा साफ सुथरा पानी है जिसे तू खून बता रहा है। छोड़ ये सब और बता, अम्मा की आज रात हमारे लिए खाने में मेन्यू में क्या क्या खास चीज़ें उपलब्ध है जिसे हम ऑर्डर करें। इतनी देर में बुढ़िया उनसे जोर से हंसते हुए बोली, आज तो मेरे किचन में बहुत ही खास, एकदम ताज़ा और बेहद लजीज मांस बना है बेटा। उसकी खुशबू पूरे घर के हर कोने में इस तरह फैल रही है कि जो भी इंसान एक बार उसकी महक अपनी सांसों में भर ले, उसका मन उसे चखे बिना बिल्कुल भी नहीं मान सकता। मैंने इसे बहुत धैर्य, मेहनत और बड़े प्यार से घंटों तक धीमी आंच पर पकाया है, ताकि इसका हर एक रेशा इतना नरम हो जाए कि मुंह में रखते ही बिना चबाए खुद ब खुद घुलने लगे। इसमें ऐसे खास मसाले डाले हैं जिनका स्वाद जीभ पर चढ़ते ही इंसान कुछ पल के लिए अपनी सारी थकान, सारी परेशानियां और अपने आसपास की हर चीज भूल जाए। इसकी हर एक बोटी इतनी रसदार है कि उसे काटते ही उसमें से गर्म गर्म रस बाहर निकलने लगता है, और उसकी खुशबू सीधे दिल और दिमाग पर ऐसा असर करती है कि भूख अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। तुम यकीन मानो बेटा, अपनी पूरी जिंदगी में तुमने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा होगा। दुनिया के बड़े बड़े होटलों में भी तुम्हें ऐसा मांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ खाना बनता है, लेकिन यहाँ इस किचन में हर निवाले में एक अलग ही राज छिपा हुआ है जिसे हर कोई समझ भी नहीं सकता। जो भी इस मांस का पहला निवाला अपने मुंह में रखता है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और वो बस
उसके स्वाद में खोकर रह जाता है। कई लोग तो इसे खाने के बाद बार बार यही कहते हैं कि उन्होंने आज तक इतना लाजवाब, इतना नर्म और इतना रसदार मांस कभी नहीं खाया। एक बार जो इसका स्वाद चख ले, फिर उसे किसी और खाने की याद ही नहीं रहती, बल्कि वो बार बार इसी मांस की फरमाइश करता है और उसकी याद उसके दिल और दिमाग से कभी नहीं निकलती। तो बोलो बेटा, मैं अभी इसी वक्त गर्मा गर्म कटोरा भरकर तुम्हारे सामने ले आऊं। लेकिन ध्यान रखना, इस मांस का पहला निवाला खाते ही शायद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए, क्योंकि इसका स्वाद सिर्फ पेट ही नहीं भरता, ये इंसान के अंदर कुछ ऐसा जगा देता है जिसे शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। विक्रम बुढ़िया से गंभीर आवाज में बोलता है, नहीं अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम दोनों पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं और मांस मछली को तो हाथ में नहीं लगाते। मम्मी को पता लग गया तो टांगे तोड़ देंगी। आप हमारे लिए बस वही स्वादिष्ट दाल मखनी, थोड़ी सी सेव टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म तंदूरी रोटी ले आ दीजिए, वही हमारे लिए काफ़ी होगा। अच्छा, जैसी तुम बच्चों की मर्जी, आज शाकाहारी खाना ही सही। आखिर मेहमानों की पसंद का सम्मान करना ही हमारा फर्ज है। मैं तुम्हारी इच्छा के खिलाफ जाकर तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाऊंगी, लेकिन इतना वादा करती हूँ कि जो शाकाहारी खाना मैं अभी अपने हाथों से बनाकर तुम्हारे सामने परोसूंगी, उसका स्वाद, उसकी खुशबू और उसकी लाजवाब नरमी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। ऐसा भोजन तुमने शायद आज तक किसी ढाबे, किसी होटल या किसी घर में भी नहीं खाया होगा। एक एक निवाला तुम्हें इतना स्वादिष्ट लगेगा कि तुम खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले खाने में ऐसा कौन सा राज छिपा है। बस तुम लोग आराम से बैठो, मैं अभी पल भर में ऐसा खाना लेकर आती हूँ कि खाते खाते तुम्हारी सारी थकान, भूख और सफर की परेशानी भी गायब हो जाएगी। हाँ अम्मा, राजेश बिल्कुल सच कह रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हमारे पूरे खानदान में आज तक 7 पीढ़ियों ने किसी ने भी मांस का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं छुआ। मेरी दादी और माँ ने तो हमें बचपन से यही संस्कार दिए हैं कि शाकाहारी खाना ही सबसे शुद्ध और उत्तम खाना होता है, जो आत्मा को शांति देता है। इसीलिए आप हमारे लिए मांस की हड्डी को अंदर ही रहने दीजिए और हमारे लिए बस आपकी सीधी सादी मक्खन से लबालब भरी हुई काली दाल मखनी, थोड़ी सी तीखी लाल और चटपटी सेव टमाटर की सब्जी और साथ में तंदूर से उतरी हुई अभी अभी गरम कड़क रोटी ले आ दीजिए। हमारे भूखे पेट के लिए आज आपकी वही साधारण सी शाकाहारी थाली दुनिया के 56 भोग के बराबर होगी। बस आप और ज़्यादा देर मत कीजिए अम्मा, जल्दी से वही ले आइए। भूख के मारे मेरी आंतें अंदर ही अंदर कुलबुला रही हैं और चक्कर भी आ रहा है। अच्छा, तो मेरे दोनों लाडले बच्चे पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हैं? हाँ, जैसी तुम बच्चों की मर्जी। अगर आज की इस खौफनाक रात में तुम लोग घास फूस और शाकाहारी खाना ही खाकर मरना, मेरा मतलब है अपना पेट भरना चाहते हो, तो भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं अभी इस अंधेरे किचन के अंदर जाती हूँ और तुम्हारी पसंद का ही वो शाकाहारी भोजन परोस कर लाती हूँ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, आज रात के इस भोजन का स्वाद ऐसा होगा जिसे तुम दोनों ताउम्र चाह कर भी कभी भूल नहीं पाओगे। आखिर कुछ स्वाद ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ जुबान पर नहीं, बल्कि इंसान की यादों, उसकी रूह और उसके डर में हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। कभी कभी एक साधारण सी दिखने वाली थाली भी ऐसी कहानी अपने अंदर छिपाए बैठी होती है जिसका राज जानने के बाद इंसान दोबारा कभी चैन से खाना नहीं खा पाता। इस वीरान ढाबे में जो भी मुसाफिर आधी रात के बाद बैठकर खाना खाता है, वो यहाँ से जाते समय पहले जैसा इंसान कभी नहीं रहता। किसी की आंखों की चमक बदल जाती है, किसी की आवाज और किसी के चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तुम दोनों भी आज बस आराम से बैठो, जल्दी किस बात की है? रात तो अभी बहुत लंबी है और इस रात ने अभी तक अपना असली चेहरा तुम्हें दिखाया ही कहाँ है। मैं अभी तुम्हारे लिए ऐसा भोजन लेकर आती हूँ जिसकी खुशबू तुम्हें अपनी ओर खींचेगी, लेकिन उसका रहस्य तुम्हारे दिल की धड़कनों को हमेशा के लिए बदल देगा। तब शायद तुम्हें मेरी इस रहस्यमयी हंसी का मतलब भी समझ में आ जाएगा।
इतने में ही राजेश को एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है। उस भयानक आवाज़ को सुनकर राजेश का शरीर थरथराने लगता है और उसका फ़ोन जेब से निकलकर गिर जाता है। जैसे ही राजेश अपने फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो वह क्या देखता है, तख्त के नीचे से उसे दिखता है कि जो औरत है उसके पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे हैं और वो देखने में अब डरावनी होती जा रही है। जैसे ही राजेश इतना चीज़ देखता है उसके मन में भय आ जाता है। उसके मन में आता है, अरे ये औरत के पैर तो उल्टे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो ये औरत अच्छी भली हमसे बात कर रही थी। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। ये जो सामने खड़ी है ये कोई इंसानी औरत नहीं है। इसके पैर दोनों पैर उल्टे हैं और इसकी एड़ियाँ आगे की तरफ निकली हुई हैं। मेरे को लग रहा है विक्रम सही कह रहा था, हमें यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए था। मेरी ही गलती है, मैंने जो यहाँ पर इतनी देर लगाई। तभी राजेश अपने दोस्त विक्रम से बोला, विक्रम, मेरी आंखों में आंखें देख, समझने की कोशिश कर। हमें इसी पल बिना एक भी सेकंड गवाए अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ना होगा और यहाँ से जल्द निकलना होगा। इतने में उसका दोस्त बोलता है, अरे अब क्या हो गया? इतनी देर से तो बड़ी देर से ज्ञान दे रहा था कि भूत प्रेत जैसी बातें कुछ नहीं होती, इन सब बातों पर ध्यान मत दे, ये ना कर वो ना कर। अब एकदम से तेरा मूड क्यों चेंज हो गया? अब क्यों जाने की बातें कर रहा है यहाँ से? तभी दूसरा दोस्त उससे बोलता है, अरे भाई, मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जिसको देखकर अगर तूने भी देख लिया तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और यहाँ से भागने के लिए सिर्फ तू यही कहेगा कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। इतनी देर में दूसरा दोस्त उसकी तरफ देखता है और उसकी बातों से समझ जाता है कि विक्रम ने कोई ऐसी वैसी छोटी चीज़ नहीं बल्कि कोई भूतिया चीज़ देखी है, जिसे देखकर उसके अब घबराहट हो रही है। दोनों दोस्त वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों दोस्त बच पाएंगे और अपनी जान बचाकर वापसी अपने गांव लौट पाएंगे, या फिर वो दोनों दोस्त भी एक बेनाम किस्सा बनकर इस ढाबे के एक कोने में रह जाएंगे? ये जानने के लिए आपको वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और गाइस, हमारे चैनल पर सपोर्ट जरूर बनाए रखिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।